तो चलिए आज बात करते हैं GSTR 1 की, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो भारत में ऑनलाइन सामान बेचते हैं। अगर कोई ई-कॉमर्स सेलर है तो ये जानकारी उनके बहुत काम आने वाली है। अक्सर ये देखा गया है कि जब GSTR 1 रिटर्न फाइल करने का टाइम आता है तो कई ऑनलाइन सेलर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई, इतने सारे टेबल्स हैं, किसमें क्या भरना है, ये समझना वाकई थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं। आज हम इसे स्टेप बाय स्टेप तोड़कर समझेंगे। ये रहा हमारा आज का प्लान। हम इस फॉर्म को हिस्सों में देखेंगे ताकि सारी बातें एकदम साफ हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस GSTR 1 को एक मुश्किल काम की तरह नहीं, बल्कि एक पजल की तरह देखते हैं, जिसे सही जानकारी के साथ सुलझाना काफी आसान है। तो सबसे पहले ये GSTR 1 आखिर है क्या? देखिए, बहुत सीधे शब्दों में कहें तो ये एक मंथली या क्वार्टरली स्टेटमेंट है जिसमें सेलर्स सरकार को अपनी सारी बिक्री का हिसाब किताब देते हैं, बस। ठीक है, तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर। GSTR 1 में वैसे तो बहुत सारे टेबल्स होते हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि एक ऑनलाइन सेलर का ज्यादातर काम कुछ ही टेबल्स में निपट जाता है। तो हम अपना फोकस बस उन्हीं पर रखेंगे। और इन सब में जो सबसे जरूरी टेबल है वो है टेबल 7। अगर Amazon या Flipkart जैसे प्लेटफॉर्म्स पर सेलिंग होती है तो ये टेबल समझिए GSTR 1 का दिल है। अंदाजा लगाइए, लगभग 90% बिक्री का डेटा, मतलब वो सारी सेल्स जो आम कस्टमर्स को की जाती हैं और जिनका बिल 2.5 लाख रुपए से कम होता है, वो सब के सब बस इसी एक टेबल में रिपोर्ट होती हैं। अच्छा, बिक्री है तो रिटर्न भी तो होंगे, राइट? तो उसका क्या? वेल, उसके लिए है टेबल 9B। जब भी कोई कस्टमर सामान वापस करता है तो उसकी एंट्री क्रेडिट नोट के तौर पर यहां की जाती है। चलिए अब उस चीज पर आते हैं जहां ज्यादातर ई-कॉमर्स सेलर्स अटक जाते हैं। ये एक ऐसी कॉमन मिस्टेक है जिससे बचना बहुत जरूरी है। होता क्या है कि कई लोग अपनी सारी की सारी बिक्री आंख बंद करके टेबल 7 में डाल देते हैं, लेकिन ये तरीका सही नहीं है, खासकर अगर Amazon या Flipkart जैसे मार्केटप्लेस के जरिए बिक्री हो रही हो। यहां पर टेबल 7 और टेबल 14 का फर्क समझना बेहद जरूरी है। बिल्कुल ध्यान से सुनिए। अगर कोई ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे Amazon या Flipkart आपके बिक्री पर TCS यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स कलेक्ट कर रहा है, तो वो सेल्स टेबल 14 में रिपोर्ट करना अनिवार्य है, मैंडेटरी है, टेबल 7 में नहीं। इस नियम को हल्के में नहीं ले सकते। ठीक है, रेगुलर सेल्स तो समझ आ गई, पर कुछ स्पेशल केसेस भी तो होते हैं, है ना? क्या होगा अगर वाली सिचुएशन? चलिए उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे अगर किसी GST रजिस्टर्ड बिजनेस को सामान बेचा तो वो B2B सेल हुई और जाएगी टेबल 4 में। अगर किसी दूसरे राज्य में एक ही कस्टमर को 2.5 लाख से ज्यादा का सामान बेचा तो वो टेबल 5 में जाएगा। और अगर HC के थ्रू देश के बाहर सामान एक्सपोर्ट हो रहा है तो उसके लिए टेबल 6A बना है। बहुत बढ़िया। तो हमने मेन सारे टेबल्स तो कवर कर लिए। अब रिटर्न फाइल करने से पहले बस 2 आखिरी लेकिन बहुत जरूरी स्टेप्स बाकी हैं। ये बस एक सिंपल 2 स्टेप फाइनल चेक जैसा है। पहला, टेबल 12 में HSN वाइज समरी देनी है, और दूसरा, टेबल 13 में जो भी डॉक्यूमेंट्स इशू हुए हैं उनकी डिटेल देनी है। तो टेबल 12 कुछ इस तरह का दिखेगा। यहां बस करना यह है कि जितने भी प्रोडक्ट्स बेचे हैं उन्हें उनके HSN कोड के हिसाब से एक साथ क्लब करना है, और फिर उनकी टोटल टैक्सेबल वैल्यू और GST की जानकारी दे देनी है। टेबल 13 तो और भी आसान है। बस ये बताना है कि इस महीने या क्वार्टर में इनवॉइस का सीरियल नंबर कहां से कहां तक इस्तेमाल हुआ, और अगर कोई इनवॉइस कैंसिल हुआ है तो उसकी संख्या कितनी है। तो लीजिए, ये रहा सबका सार एक जगह पर। ये एक तरह से क्विक रेफरेंस गाइड या चीट शीट है। चाहे Amazon या Flipkart पर बिक्री हो, HC से एक्सपोर्ट हो या B2B ऑर्डर्स हो, इस टेबल से एक नज़र में पता चल जाएगा कि कौन से टेबल्स पर ध्यान देना है। और आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए, जिस तरह से ऑनलाइन बिजनेस बढ़ रहा है, क्या छोटे कारोबारियों के लिए GST जैसे कंप्लायंस आसान हो रहे हैं या फिर ये और भी उलझते जा रहे हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।